एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। तो आप क्या करते हैं, आपको सॉल्यूशन के कंडक्टेंस की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो कंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। देयरफॉर वी फर्स्ट डिटरमाइन द रेजिस्टेंस। अब आपको कंडक्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो अगर आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन कर ली तो जस्ट रेसिप्रोकल कर देना, यू विल गेट द कंडक्टेंस। देयरफॉर वी फर्स्ट डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड देन कैलकुलेट इट्स कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है, क्या आपको व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में पता है? फिजिक्स की लैब में देखा होगा। हाँ, तो एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्हीट स्टोन ब्रिज का, क्या है ये, फिगर है, दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, R1, R2, R3 एंड R4। R1 आपका एक नोन वेरिएबल रेजिस्टेंस है, R2 अननोन रेजिस्टेंस है। तो ये आपका क्या है, अननोन। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, तो उसको आप यहाँ सर्किट में इस तरफ जहाँ R2 लगा है वहाँ पे कनेक्ट कर देना। R3 एक नॉन रेजिस्टेंस होगा एंड R4 भी एक नॉन रेजिस्टेंस होगा। तो अब आपने क्या करा, थ्रू बैटरी करंट पास किया। अब जब आप करंट पास करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है हमने बीच में, इस अरेंजमेंट में क्या लगा रखा है, एक गैल्वेनोमीटर। तो आप गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जब 0 आ जाएगी, मतलब वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है गैल्वेनोमीटर, अगर वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, एक नल पॉइंट आ गया है, तो वहां पे आप ये वाली इक्वेशन आपको मिलेगी, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4। यहां से इस रिलेशन से आप R2 की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको R1, R4, R3 की वैल्यू क्या है, नोन है। R3 और R4 गिवन है, और R1 को आप इस तरीके से, क्योंकि R1 कैसा है, R1 आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, आप उसको ऐसे वेरी करोगे कि आपको गैल्वेनोमीटर में रीडिंग क्या मिलेगी, 0। मतलब आपका जो क्या है, करंट है वहां से फ्लो नहीं कर रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर किसको मेजर करता है, करंट को। अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ही नहीं है तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो ये करंट फ्लो जैसे ही एक नल पॉइंट आ जाएगा, डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, करंट फ्लो 0 हो जाएगा A से B के लिए, समझ में आ रहा है, तब आपका R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 एक रिलेशन आपको मिलेगा। वहां से आप R2 डिटरमाइन कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का आप क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। आप उसको व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या करना होगा, लगाना पड़ेगा। दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन कुछ डिफिकल्टी आती है, डिफिकल्टीज इन मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अनलाइक मेटेलिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस प्रेजेंट 2 मेजर प्रॉब्लम्स दिखाता है। पहले तो क्या है, आप डीसी करंट को यूज नहीं कर सकते हैं। डीसी करंट को इसलिए यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे सपोज आपने डीसी करंट यूज करी। डीसी करंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखा आपने, डीसी करंट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाती है, डीसी करंट एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। तो इससे क्या घाटा है सॉल्यूशन के केस में, सपोज आपने डीसी करंट यूज करी, आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या यूज करा, डीसी करंट। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी आपने पास करी है तो वहां केमिकल रिएक्शन होगी, है ना। अब जब केमिकल रिएक्शन होगी तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि एक इलेक्ट्रोड में आपका रिडक्शन होगा और दूसरे इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होगा, रिएक्शंस हो रही है। तो रिडक्शन से क्या होता है, जो सॉल्यूशन में आयंस होते हैं वो आपका जो इलेक्ट्रोड है वहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। अब डीसी करंट की क्या प्रॉपर्टी होती है,
वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहेगी। तो ये रिएक्शन कंटिन्यूसली होती रहेगी, क्योंकि डीसी सप्लाई आप कर रहे हो तो रिडक्शन हमेशा होता रहेगा। रिडक्शन होता रहेगा तो सॉल्यूशंस में से आयंस डिपॉजिट होते रहेंगे। तो सॉल्यूशन में कंपोजिशन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रोलाइट लेट से यूज करा कॉपर सल्फेट, एक्वा सॉल्यूशन में उसके आयंस बन गए कॉपर Cu2 पॉजिटिव एंड सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। अब अगर रिडक्शन हो रहा है, कॉपर आयन आपका किसी इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर आयन रिड्यूस होके कॉपर एटम्स में कन्वर्ट होके इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है। तो इससे सॉल्यूशन में कॉपर आयंस की कमी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो इससे केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ नहीं हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ने जितने कॉपर आयंस दिए होंगे उतने ही सल्फेट आयंस दिए होंगे सॉल्यूशन में। अब डिपॉजिशन से क्या हुआ, कॉपर आयंस की कमी, तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ नहीं हुआ डीसी करंट से? क्या समझ में आया? अच्छा, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। इफ डीसी इज पास थ्रू द एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपका एक इलेक्ट्रोड में रिडक्शन और दूसरे में ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। आयन कंसंट्रेशन नियर द इलेक्ट्रोड्स चेंजेस, तो आयन का कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोड के पास है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ अगर सपोज एक इलेक्ट्रोड में रिडक्शन हो रहा है तो उसके आसपास जो आयंस थे वो रिड्यूस होके एक्यूमुलेट हो रहे होंगे इलेक्ट्रोड में, तो उनका जो कंसंट्रेशन वो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? सॉल्यूशन में उनकी कमी आ जा रही होगी, जो कि इलेक्ट्रोड के पास जो सॉल्यूशन होगा उसमें आयंस की क्या आ रही होगी, कमी, उनका कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। रेजिस्टेंस चेंज कंटिन्यूसली, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन हम तो उस सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस चाह रहे हैं, लेकिन आप तो चाहते हो जो हमारा एक्चुअल का सॉल्यूशन है उसकी एक्चुअल रेजिस्टेंस चाहिए। यहाँ पे सॉल्यूशन ही चेंज हो जा रहा है, उसका कंपोजिशन ही चेंज हो जा रहा है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी अलग आएगी। जबकि हमें अपना जो एक्चुअल सॉल्यूशन है उसका एक्चुअल रेजिस्टेंस चाहिए। जब चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो फिर आपको करेक्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी, है ना? अच्छा, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, अगर पोलराइजेशन स्टार्ट होगा, चलिए सॉल्यूशन, यूज अल्टरनेटिंग करंट इंस्टेड ऑफ डीसी। अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है, अगर आप ग्राफ देखोगे एसी करंट का, तो वो होता है कुछ ऐसा। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, फिर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। एक साइकिल में, हाफ साइकिल में वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, फिर हाफ साइकिल में वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो देखो, अगर हाफ साइकिल में लेट से डिपोजिशन हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड में आयंस का क्या हो रहा है, डिपोजिशन। अब दूसरे हाफ साइकिल में क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो उससे क्या होगा, जो डिपॉजिट हुआ था वो वापस से सॉल्यूशन में चले जाएगा, जो आयंस रिड्यूस होकर डिपॉजिट हुए थे वो वापस से क्या हो जाएंगे, वो ऑक्सीडाइज होकर वापस से आयंस के फॉर्म में सॉल्यूशन में चले जाएंगे। तो सॉल्यूशन का क्या कंपोजिशन अब चेंज हो रहा है, अभी हो रहा है, हाफ साइकिल में चेंज हो रहा है, फिर उसके बाद कंपोजिशन एज इट इज हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इससे आपका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। तो रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी एसी की, 550 से लेकर 5500 हर्ट्ज, साइकिल्स पर सेकंड मतलब हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी का आपको एसी यूज करना है। बिकॉज एसी चेंजेस डायरेक्शन रैपिडली, इलेक्ट्रोलिसिस एंड पोलराइजेशन आर मिनिमाइज। अच्छी, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, कंडक्टिविटी सेल इज रिक्वायर्ड। आपको एक कंडक्टिविटी सेल चाहिए होता है। आप सॉल्यूशन को व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसे कनेक्ट करोगे, कोई वायर्स होते हैं उसमें, सॉल्यूशन में कोई वायर्स होते हैं, नहीं होते हैं। अब मैंने एक गिलास में पानी रख दिया, आप उसको कनेक्ट कर सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज से, जब दो वायर्स होंगे, है ना, तभी तो आप कनेक्शन कर पाओगे व्हीटस्टोन ब्रिज में। जैसे आपको कोई मटेरियल का क्या करना है, रेजिस्टेंस पता करना है व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से, तो आप उस मटेरियल को एक वायर बनाते हो, एक एंड आप इस तरफ लगाते हो और दूसरा इस तरफ, तो इस तरीके से आपको उससे क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, और आप व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हो। तो एन इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट सिंपली बी कनेक्टेड लाइक अ मेटेलिक वायर, है ना।
अ स्पेशली डिजाइन कंडक्टिविटी सेल इज यूज्ड। कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो देख लेते हैं। 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दिख रहा है आपको, ये हो गया, ये हो गया, ये 2 कॉमन कंडक्टिविटी सेल्स हैं। 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको हम किससे कोटिंग कर देते हैं? प्लेटिनम के तो इलेक्ट्रोड्स हैं, फिर उसके बाद उसको हम प्लेटिनम ब्लैक से और कोटिंग कर देते हैं। प्लेटिनम ब्लैक इज डिपॉजिटेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। क्लोरोप्लेटिनिक एसिड की हेल्प से प्लेटिनम ब्लैक को हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या करते हैं? कोटिंग कर देते हैं। अब इनका पर्पस क्या है? ये 2 सेल्स दिख रहे हैं आपको, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कंडक्टिविटी सेल्स एंड ग्लास सेल विद प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड, ये 2 कंडक्टिविटी सेल्स हैं। पर्पस ऑफ प्लेटिनम ब्लैक, आखिर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग क्यों करते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर? इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रोड सरफेस एरिया। देखो ये जो प्लेटिनम ब्लैक होता है ना, इसकी जब कोटिंग करते हैं ये थोड़ा पोरस टाइप का होता है, इसमें माइन्यूट छेद होते हैं। तो किसी भी चीज में अगर आप छेद करते हो ना, लेट्स से कोई भी लकड़ी ले लो या पत्थर ले लो, पत्थर में भी अगर आप छेद कर दोगे तो उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या समझ में आ रहा है? उससे क्या बढ़ जाएगा? आपका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जैसे पहले ये पत्थर है, आप बाहर का ही देखोगे सरफेस, वही सरफेस एरिया होगा। अगर मैंने यहाँ पे लेट्स से एक छेद कर दिया छोटा सा, और वो छेद अंदर तक जा रहा है, तो देखो पहले तो सरफेस एरिया यही था, उसके बाद ये जैसे ये ओपनिंग आई, उसके बाद ये जो नया बना है इनसाइड दिस होल पोर, ये भी तो सरफेस हुआ। तो सरफेस एरिया बढ़ा या नहीं बढ़ा? हाँ। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ जाता है इलेक्ट्रोड का, तो इससे क्या फायदा है? देखो आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों रिएक्शंस कहाँ होती हैं? एनोड में एंड कैथोड वाले इलेक्ट्रोड में। ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन है जो एनोड में होगी, रिडक्शन एक रिएक्शन है जो कैथोड में होगी। तो रिएक्शंस कहाँ होती है? इलेक्ट्रोड के सरफेस में। इलेक्ट्रोड के कहाँ होगी? सरफेस में। जैसे सपोज मैं आपके लिए एग्जांपल ले लेता हूँ, आपने कैथोड मान लिया, कैथोड में लेट्स से क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो कॉपर आयंस एक एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल एक आयन ले लिया कॉपर आयन Cu2 पॉजिटिव। अब एनोड से क्या आ रहे होंगे? कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, और Cu2 पॉजिटिव कहाँ जा रहा है? कैथोड में जा रहा है। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? सरफेस में आ रहा होगा उसके कैथोड के इलेक्ट्रोड के, वहां उससे मीट करेगा सरफेस में, और Cu2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, वो Cu एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। रिडक्शन हो गया ना? लेकिन आपकी ये जो प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग है, इससे सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ने से बहुत सारा सरफेस हो गया। बहुत सारा सरफेस होने से क्या होगा? बहुत सारी रिडक्शन की रिएक्शंस होंगी। क्या समझ में आया? तो आपने रिएक्शन का क्या बढ़ा दिया? रेट बढ़ा दिया। समझ में आया? ज्यादा सरफेस मतलब ज्यादा रिएक्शंस होंगी। अच्छा, दूसरा क्या फायदा है? इट रिड्यूसेस पोलराइजेशन इफेक्ट। अब होता क्या है, Cu2 पॉजिटिव आयंस कहाँ जा रहे हैं? इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड की तरफ जा रहे हैं। अब सपोज जो हमारी रिएक्शन है वो बड़ी स्लगिश है, धीरे धीरे हो रही है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तब तक Cu2 पॉजिटिव बहुत सारे पहुंच गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बहुत ही कम कम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो Cu2 पॉजिटिव भी बहुत कम रिड्यूस हो रहे होंगे, और बाकी जो पहुंचे होंगे इलेक्ट्रोड के पास, उनका क्या हो गया? एक्यूमुलेशन। अरे बहुत सारे Cu2 पॉजिटिव कहाँ जा रहे हैं? कैथोड के पास जा रहे हैं, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड के पास, वहाँ इलेक्ट्रॉन से मिलने और रिड्यूस होने। लेकिन आपके इलेक्ट्रॉन्स ही बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो है, तो बहुत ही स्लोली इलेक्ट्रॉन्स बन रहे होंगे और वो जा रहे होंगे कैथोड में, तो कम इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, और कम इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे तो कम Cu2 पॉजिटिव रिड्यूस हो रहे होंगे। लेकिन बाकी जो आयंस हैं उनको तो इलेक्ट्रॉन्स मिल नहीं पाए, तो वो वहां जमा हो जाएंगे इलेक्ट्रोड के पास। तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड के आसपास क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन का मतलब बहुत सारे आयंस का इकट्ठा हो जाना। कहाँ? अराउंड इलेक्ट्रोड। समझ आया या नहीं आया? चलिए, तो प्लेटिनम ब्लैक क्या करता है?
इट रिड्यूसेस पोलराइजेशन इफेक्ट। ये क्या करता है, वो जो आयंस एक्युमुलेट हुए हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस में, एब्जॉर्ब, ठीक है, एडी एब्जॉर्ब होता है पूरा अंदर तक, बल्क में भी क्या कर लेना, एक्युमुलेट कर लेना। एब्जॉर्ब मतलब सिर्फ सरफेस में ही एक्युमुलेट कर लेना। क्या समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो कंडक्टिविटी सेल्स हैं, इसमें हम क्या करते हैं, वी प्लेस द कंडक्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, हम इसके अंदर रख देते हैं। और यहाँ से फिर ये दो वायर्स दिख रहे हैं आपको, ये और ये, इनको हम कहाँ कनेक्ट कर देंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज में। क्या समझ में आया? एक ये वायर निकल रहा है एनोड से, एक वायर निकल रहा है कैथोड से, इनको हम कहाँ कनेक्ट कर देंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज से। और फिर आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का डिटरमाइन हो जाएगा। सो इट गिव्स एक्यूरेट कंडक्टेंस मेजरमेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस निकल जाएगा। रिमेंबर, नेवर यूज डीसी फॉर कंडक्टिविटी मेजरमेंट, ऑलवेज यूज एसी। क्या रेंज होगी फ्रीक्वेंसी की, 550 से 5500 हर्ट्ज। प्लैटिनम ब्लैक रिड्यूसेस पोलराइजेशन। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है कंडक्टिविटी, कप्पा से डिनोट करते हैं, के स्टैंड्स फॉर कप्पा। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये आप जानते ही हो। रो की वैल्यू क्या होती है, आर ए अपॉन एल, है ना। चलिए, तो कप्पा क्या हो जाएगा इसका रिवर्स, तो 1 अपॉन आर एल अपॉन ए, ये बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो ना 1 अपॉन आर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंडक्टेंस। तो कप्पा क्या हो जाएगा, गला, जी एल अपॉन ए, याद आ गया। अब हम यहाँ पे दिख रहा है आपको एल अपॉन ए, इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। वो कंडक्टिविटी सेल जो हमने अभी डिस्कस करे थे ना, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को प्लेस करेंगे, ताकि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का क्या मेजर किया जा सके, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस एक बार मिल गया तो फिर कंडक्टिविटी भी, कंडक्टेंस मिल जाएगा। अच्छा, तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, एल अपॉन ए। इसको हम क्या चीज, हाँ, ये सेल कांस्टेंट किसी भी कंडक्टिविटी सेल का कांस्टेंट होता है। कंडक्टिविटी सेल का जो कांस्टेंट टर्म है उसे सेल कांस्टेंट बोलते हैं, एल बाई ए है। जहाँ पे एल क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेट से एक ये है और दूसरा इलेक्ट्रोड ये है, रेक्टेंगुलर शेप में है लेट से इलेक्ट्रोड्स, इनके बीच की डिस्टेंस एल हो गई, और इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लिया लेट से। और यहाँ हाँ, ये सेम लेते हैं। और एक है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। क्या समझ में आया आपको? हाँ, बाकी आपको पता ही है, ये बीकर होगा और यहाँ पे क्या भरा होगा, सॉल्यूशन भरा होता है ना। तो जो भी है, मतलब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी, एल बाई ए की, ये होता है मीटर और ये होता है एरिया, मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, मीटर इनवर्स, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स, या मीटर इनवर्स कुछ भी बोल सकते हो जिसमें आप काम कर रहे हो, तो जनरली सेंटीमीटर इनवर्स रहती है। आगे बढ़े ना, फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी आपने ये देखा, कप्पा इज इक्वल टू जी एल अपॉन ए। तो एक बार अगर आपका जी निकल जाएगा, जी कैसे निकलेगा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, निकल जाएगा ना, तो उसके बाद कप्पा भी आपका निकल जाएगा। अच्छा, तो ये कप्पा इक्वल टू क्या हो गया, जी इंटू सेल कांस्टेंट, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अच्छा, ये एल बाई ए को ना जी स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं किसी किसी बुक में, तो कप्पा क्या हो जाएगा, जी इंटू जी स्टार। ठीक है, समझ में आया। किसी किसी बुक में आपको एल बाई ए को जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट।
आगे बढ़ते हैं। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। तो डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ आपको इलेक्ट्रोड का एरिया हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉब्लम है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, तो ये डिफिकल्ट है। देयरफॉर सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड KCl सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड KCl सॉल्यूशन लेते हैं whose conductivity is already known, जिसकी कंडक्टिविटी हमें पहले से ही पता होती है। स्टैंडर्ड मतलब जिसकी वैल्यू आपको पहले से पता है, एक स्टैंडर्ड लेते हैं। आगे बढ़े तो डायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रोड का जो एरिया है और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स है, उन्हें हमें डायरेक्ट मेजर करने में डिफिकल्टी आती है, इसीलिए सेल कांस्टेंट को हम डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड KCl सॉल्यूशन जिसकी कंडक्टिविटी हमें पहले से ही नोन होती है। फॉर्मूला कंडक्टिविटी कप्पा पता है आपको, किसका? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का। मेजर्ड कंडक्टेंस क्या है? G। देन सेल कांस्टेंट निकाल सकते हो आप, क्या होता है सेल कांस्टेंट? कप्पा इज इक्वल टू, सेल कांस्टेंट मतलब एक रिलेशन पहले लिख लेते हैं, G L/A होता था, और L/A क्या होता है? सेल कांस्टेंट। तो L/A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कप्पा अपॉन G। कप्पा आपको पता है कंडक्टिविटी। अब L/A की वैल्यू हमें निकालनी है, जो कि आपका क्या होता है? सेल कांस्टेंट। देखो आपको कप्पा नोन है, और कंडक्टेंस आप कैसे निकाल लोगे? आप रेजिस्टेंस निकाल लोगे थ्रू व्हीटस्टोन ब्रिज, मानते हो? और फिर उसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा? कंडक्टेंस। कप्पा आपको पहले से पता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? सेल कांस्टेंट। एक बार सेल कांस्टेंट पता चल गया किसी कंडक्टिविटी सेल का, तो अब आप आसानी से किसी भी अननोन सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। चलिए पहले ये देखिए, 0.1 m KCl सॉल्यूशन है 298 केल्विन टेम्परेचर में। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। उसका कप्पा आपको नोन है, उसका कप्पा क्या है? नोन है। अगर कंडक्टेंस आप जो मेजर कर रहे हो वो x है, इफ कंडक्टेंस मेजर्ड इज x, तो आपने जो कंडक्टेंस मेजर किया है वो कितना है? x। तो सेल कांस्टेंट कितना हो जाएगा? कप्पा अपॉन कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस x है। कंडक्टेंस की वैल्यू रखो तो सेल कांस्टेंट आपको मिल जाएगा। क्या समझ में आया? हाँ। वंस सेल कांस्टेंट इज नोन, कंडक्टिविटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड। तो आपको ये पता है कप्पा इज इक्वल टू G इंटू सेल कांस्टेंट, G इंटू G स्टार। G स्टार मतलब सेल कांस्टेंट। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेल कांस्टेंट अपॉन R, क्योंकि G इज इक्वल टू क्या होता है? 1/R होता है। और रेजिस्टेंस आपको पता ही है, आप निकाल लोगे व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो इस तरीके से आप अननोन सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। अब हम आते हैं मोलर कंडक्टिविटी में। मोलर कंडक्टिविटी, आफ्टर फाइंडिंग कंडक्टिविटी, एक बार आपको कंडक्टिविटी मिल गई तो मोलर कंडक्टिविटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसमें कप्पा दिख रहा है आपको, ये क्या है? कंडक्टिविटी। और लैम्डा m क्या हो गया? मोलर कंडक्टिविटी। अगर कंसंट्रेशन आपका मोल पर लीटर में है तो लैम्डा m क्या हो जाएगा? 1000 कप्पा अपॉन C। इस फॉर्मूले का यूज करना है जहाँ पे C की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। अगर SI यूनिट है, कंसंट्रेशन आपका मोल पर मीटर क्यूब है, मोल पर मीटर क्यूब, तब उस केस में लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा अपॉन C होगा। 1000 आपको यूज नहीं करना। 1000 कब यूज करना है? जब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दिया हो। अब बात करते हैं वाई DC नॉट यूज। चलो थोड़ा रिवीजन। बिकॉज इट कॉजेज इलेक्ट्रोलिसिस होगा एंड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की प्रॉब्लम तो है, साथ में DC का भी यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और कैथोड में रिडक्शन ही रिडक्शन होता जा रहा है। आप एक डायरेक्शन में मूव हो रहे हो, है ना? एक ही डायरेक्शन में चीज़ें हो रही है। कैथोड
में रिडक्शन ही होता जा रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि जहाँ पे रिडक्शन हो रहा था वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाए, ताकि सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का क्या चीज़ सेम रहे, ना रेजिस्टेंस नहीं, उसका केमिकल कंपोजिशन सेम रहे, वो चेंज ना हो। विच करंट इज यूज? AC 550 to 5500 Hz. Why platinum black is used? Why platinum black is coated? It reduces polarization and improves accuracy. सेल कांस्टेंट क्या होता है? L upon A. कंडक्टिविटी फॉर्मूला कप्पा इज इक्वल टू G इंटू सेल कांस्टेंट। क्या समझ में आया आपको? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा यूज कर रहे हो? ACl सॉल्यूशन। यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए अब आप रेडी हो न्यूमेरिकल करने के लिए। चलिए इसे पढ़िए। तो क्या दे रखा है आपको? 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन ऑफर्ड रेजिस्टेंस ऑफ, ये एक सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? NaOH सॉल्यूशन। उसकी मोलैरिटी आपको दे रखी है, कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर में दिया है, मोलर मतलब मोल पर लीटर में दिया है। ऑफर्ड रेजिस्टेंस ऑफ, तो थोड़ा मैं डेटा यहाँ लिख लेता हूँ, 0.0 m NaOH सॉल्यूशन। कितना रेजिस्टेंस है इसका? 31.6 ओम इन अ कंडक्टिविटी सेल। किस टेम्परेचर में? 298 केल्विन टेम्परेचर। इफ द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज, आपको ए दे रखा है कितना? 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है? L से रिप्रेजेंट करेंगे 1.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी? लैम्डा m ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो लैम्डा m का फॉर्मूला बता सकते हो? लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 कप्पा अपॉन C। अब मैंने 1000 क्यों यूज करा? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन का क्या दे रखा है? जो यूनिट है वो मोल पर लीटर है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज करा है। अब इस फॉर्मूले को देखो, हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? कंसंट्रेशन हमारे पास है, गुड। हमें कप्पा चाहिए। कप्पा आपका किससे निकल सकता है? वैसे तो L और A से हम नहीं निकालते हैं सेल कांस्टेंट, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। निकाल सकते हैं लेकिन डिफिकल्टी बहुत आती है। तो हम किसी नॉन सॉल्यूशन का यूज करते हैं, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज करते हैं जिसका क्या नोन होता है? कंडक्टिविटी पहले से नोन होती है। चलिए तो यहाँ दे रखा है तो हम इसका यूज कर लेते हैं। कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है? G इंटू L/A। तो G आपका क्या लिख सकते हैं? 1/R इंटू L/A। तो कप्पा निकाल लेते हैं। तो 1 अपॉन कितना लेंगे? 31.6 इंटू L कितना लेंगे? 1.4 अपॉन एरिया कितना? 3.8। तो हमारी यूनिट किस में आएगी बता सकते हो? सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी, मानते हो? क्योंकि अच्छा ओम भी तो है, ये पर ओम होगा ना, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ से 1 अपॉन सेंटीमीटर आएगा और यहाँ से क्या आएगा? 1 अपॉन ओम। तो ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स को साइमन लिख सकते हैं, तो साइमन पर सेंटीमीटर या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, आपने ये वैल्यूज़ रखी। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.0116 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। एक बार कप्पा निकल गया तो क्या आप मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी? चलिए, तो मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 कप्पा अपॉन C। वैल्यूज 1000, कप्पा की वैल्यू कितनी आई? 0.0116 अपॉन कंसंट्रेशन 0.05। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, तो ये आएगा 232। अब देखो कप्पा है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर।
तो लैम्डा एम की जो यूनिट आएगी, याद रखना, वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगी। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की, आपको ये खुद ही याद हो जाएगा। क्या समझ में आया? चीज़ें समझ में आई कैसे करना है? मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूले से हमें उसका फॉर्मूला लिखा तो हमें पता चल गया कि हमें कप्पा चाहिए, तो कप्पा का रिलेशन यूज़ करा और जो जो डेटा दिया था उसका यूज़ करा, तो हमारे कप्पा भी आ गया और फॉर्मूले में रख के मोलर कंडक्टिविटी आ गई। देख लोगे मैथ्स वगैरह? इसे ट्राई करते हैं, एक बार पढ़ लो। पढ़ लिया? चलिए। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल विद 0.1 m KCl सॉल्यूशन। देखो आपके पास 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन है। कहाँ पे है? कंडक्टिविटी सेल में, है ना? तो कंडक्टिविटी सेल में आपने ये सॉल्यूशन रखा, तो रेजिस्टेंस मेजर करा, फिर उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करके, तो रेजिस्टेंस कितना आया? 100 ओम। कंसंट्रेशन भी आपको पता है कितना है? 0.1 मोलर उस सॉल्यूशन का। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद, अब कौन सा सॉल्यूशन फिल करा है? 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन। तो अब रेजिस्टेंस जो मेजर करा वो कितना आया? 520 ओम आया, जो नया सॉल्यूशन हमने सेम कंडक्टिविटी सेल में रखा है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 m। तो आपको एक तो कंडक्टिविटी चाहिए 0.02 m की, और साथ में मोलर कंडक्टिविटी। देखो एक बार कंडक्टिविटी निकल जाएगी तो मोलर कंडक्टिविटी भी निकल ही जाएगी। मानते हो इस बात को? हाँ। तो आपको कप्पा चाहिए। कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है? G तो 1/r से निकल जाएगा, इंटू सेल कांस्टेंट। तो हम सेल कांस्टेंट यहाँ से निकाल देंगे और उस सेल कांस्टेंट को यहाँ से निकाल देंगे। क्या? सेल कांस्टेंट। और उस सेल कांस्टेंट जो निकलेगा उसका यूज फिर हम कहाँ करेंगे? यहाँ पे। क्या समझ में आया? प्लान बन गया? हाँ। चलिए, तो यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है? कंसंट्रेशन दे रखा है, आपको R दे रखा है और आपको सेल कांस्टेंट दे रखा है। तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ? अच्छा, एक चीज़ और दे रखी है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 m KCl सॉल्यूशन। कितना दे रखा है? देखो आपको सॉल्यूशन जो आपने ले रहे हो आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसका कंडक्टिविटी तो आपको पहले से पता होगी। कप्पा दे रखी है इन्होंने, कितनी दे रखी है इसके लिए? 0.1 m सॉल्यूशन के लिए 1.29 साइमन पर मीटर। ठीक है? हाँ, तो ये कप्पा आपको ऑलरेडी दे रखा है इस सॉल्यूशन के लिए। अब एक बार कप्पा पता चल जाएगा तो क्या निकल जाएगा? सेल कांस्टेंट। कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है? G इंटू L बाई ए। G स्टार मतलब L बाई ए। चलिए, तो कप्पा आपको दे रखा है 1.29। G स्टार को क्या लिख सकते हो? 1/r। और L बाई ए आपको निकालना ही, दैट इज सेल कांस्टेंट। तो L बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.29 इंटू R, दैट इज कितना हो जाएगा? 1.29 इंटू R की वैल्यू कितनी हो गई? 100। तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये होता है साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर। और ये क्या होगा? ओम। अब साइमन क्या होता है? पर ओम। पर ओम और ओम कैंसिल, तो यूनिट क्या आने वाली है L बाई ए की? मीटर -1। इसको मैं लिख देता हूँ मीटर -1। लेकिन हम क्या करेंगे ना, वो जो कॉमन वाला होता है फॉर्मूला लैम्डा एम इक्वल टू 1000 कप्पा अपॉन C, तो उसमें आपका जो होता है कप्पा वगैरह जो भी निकलेगा हमारा, वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो ऐसा करेंगे हम L अपॉन ए को सेंटीमीटर इनवर्स में निकालेंगे। तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? अच्छा, इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो। 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसा करो, सेंटीमीटर को यहाँ भेज दो और मीटर को यहाँ भेज दो। तो 1 अपॉन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 अपॉन मीटर। अब इसको ऊपर ले जाओ, सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 100
मीटर इनवर्स। अब इसको इधर भेज दो, तो 1 मीटर इनवर्स विल बी इक्वल टू 10⁻⁻² सेंटीमीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में अगर आपको क्या करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? -2। तो इसको 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 100 कैंसिल हो जाएगा। 10⁻2 ये होता है और 10⁻⁻² ये आपका यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है मीटर इनवर्स को। तो ये कैंसिल हो जाएगा 100, तो क्या आ जाएगा? 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसकी वैल्यू आ गई? सेल कांस्टेंट की। अब जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू आई है वो तो आपकी क्या होती है? कांस्टेंट होती है कंडक्टिविटी सेल के लिए। तो बाकी सॉल्यूशंस के लिए आप ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। चलिए, अब हमें क्या चाहिए? कप्पा चाहिए, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी निकालते हैं सबसे पहले इस सॉल्यूशन की। कौन सा सॉल्यूशन? ये वाला। तो कंडक्टिविटी के लिए क्या लिखोगे? फॉर 0.02 m KCl सॉल्यूशन। कप्पा की वैल्यू कैसे निकालोगे? कप्पा क्या होता है? G इंटू L/A, और कप्पा इजिकल टू 1/r इंटू L/A। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे सेल कांस्टेंट की, और रेजिस्टेंस कितना था? 520। तो ये हो जाएगा 520 इंटू L/A कितना है? 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा सॉरी, बिल्कुल सही बात है। वन अपॉन 520। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 1.29 डिवाइडेड बाय 520, तो ये कितना आएगा? यहाँ लिख देता हूँ मैं, 0.248 इंटू 10⁻⁻²। देखो ये तो 1/ओम है, तो ओम इनवर्स मतलब साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो कप्पा की वैल्यू किस में निकल गई? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या समझ में आया? हाँ, तो ये वैल्यू हमारे काम की है, क्योंकि आप ये वैल्यू क्या निकालने में काम आएगी? कप्पा, सॉरी कप्पा है, मोलर कंडक्टिविटी निकालने में काम आएगी। तो लैम्डा m इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1000 कप्पा अपॉन C। तो 1000 कप्पा की वैल्यू कितनी आई थी? 0.248 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय C। कितना दे रखा है? 0.02। कंसंट्रेशन 0.02 मोल पर लीटर दे रखा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आप इसको सॉल्व करना घर में। 124 न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, और यूनिट क्या हो जाएगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या समझ में आया? तो इस तरीके से आपने लैम्डा m कैलकुलेट कर लिया। कुछ पूछना है तो बताओ। सब ठीक है? जब भी दो सॉल्यूशन दिया होगा, एक नोन होगा जिसकी कंडक्टिविटी पता है, तो उसका यूज करेंगे हम क्या ऑब्टेन करने के लिए? सेल कांस्टेंट। एक बार आपका ये सेल कांस्टेंट आ गया, उसके बाद दूसरे सॉल्यूशन में उस सेल कांस्टेंट का यूज करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? कप्पा। और कप्पा मिल जाए तो फिर मोलर कंडक्टिविटी भी निकल जाएगी, है ना? कंडक्टिविटी पता चल जाए तो फिर मोलर कंडक्टिविटी भी आप निकाल सकते हैं। क्या समझ में आया?